नवोदय फाउंडेशन बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? कोई हिडन एजेंडा था? गलत को सही करने के लिए बनाया कि सही को सही करने के लिए बना रही थी? क्या जरूरत पड़ी कि पीडब्ल्यूडी का लैंड जो उन्हीं के नाम से है, पहले क्वार्टर हुआ करता था, क्यों लीगल पेपर वर्क कंप्लीट नहीं कर दिया गया और टेम्पररी बेसिस में एक पार्क बना दिया गया? क्या इसको हम नहीं कह सकते कि ये एंक्रोचमेंट है या तो जबरदस्ती और लैंड को लेने की कोशिश की गई है? नमस्कार, मैं प्रतिमा बैनर्जी। आज मुझे एक मौका मिला है आप लोगों के सामने रूबरू होने का कुछ ऐसी बातें लेकर। खासकर मैं नवोदय फाउंडेशन की बात करना चाहूँगी, जिसको लेकर काफ़ी टाइम से मनोज पाल जो है एलिगेशंस के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है कि नवोदय फाउंडेशन जो है इलीगल एक्टिविटीज़ करता है। तो उसी के संदर्भ में आप मुझसे जो भी सवाल रखेंगे मेरे सामने, तो उसका जवाब देते हुए मैं जो है मेरे आइलैंडर्स को बताना चाहूँगी कि एक्चुअल में उसका मोटिव क्या है मुझे टारगेट करने का या मेरे फाउंडेशन को टारगेट करने का। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारे दीपो के जो दर्शक हैं उनसे रूबरू होने के लिए। प्रतिमा जी, सबसे पहले एक चीज़ बताइएगा, नवोदय फाउंडेशन जो आपने पार्क बनाया, जो आपने बोला कि बहुत अच्छे से बन गया, बहुत वहाँ पे ख़राब था, जैसे मैंने आपकी वीडियो में देखा था, क्या ज़रूरत पड़ी कि पीडब्ल्यूडी का लैंड जो उन्हीं के नाम से है, पहले क्वार्टर हुआ करता था, क्यों लीगल पेपर वर्क कंप्लीट नहीं कर दिया गया और टेम्पररी बेसिस में एक पार्क बना दिया गया? क्या इसको हम नहीं कह सकते कि ये एंक्रोचमेंट है या तो जबरदस्ती और लैंड को लेने की कोशिश की गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं मानती हूँ। देखिए, ये एक इनिशिएटिव था जो कि पीबीएमसी के द्वारा लिया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 चल रहा था उस टाइम पे, और हमें इनवाइट किया था, हमें मतलब जितने भी एनजीओज़ हैं, एक्टिव एनजीओज़ हैं, उनको पार्टिसिपेट करने बोला गया था। उस टाइम पे हमारे जो म्यूनसिपल के सेक्रेटरी किशोर सिरसागर सर थे, और उसी टाइम में हमारा जो है काउंसिल डिज़ोल्व हुआ था। आई थिंक मेरे ख्याल से उसके बाद में हम लोगों ने काफ़ी एनजीओ बना के जो है काम कर रहे थे। तो हमने सोचा कि एक पीबीएमसी की तरफ से एक मीटिंग कॉल आया, तो हम जाते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोजेक्ट होगा, क्या इनिशिएटिव होगा, तो हम करेंगे। तो हमसे कहा गया मीटिंग के दौरान, काफ़ी और भी एनजीओज़ थे, मैं अकेली नहीं थी, काफ़ी और एनजीओज़ थे। हमसे पूछा गया कि आपको जो है वार्ड्स अडॉप्ट करने हैं। 24 वार्ड्स हैं हमारे म्यूनसिपल में, तो 24 वार्ड्स में आप जितना वार्ड ज़्यादा अडॉप्ट कर सकते हो तो प्लीज़ करिए, क्योंकि हमारी रैंकिंग होगी जो कि हमारे लिए खुद के लिए, हमारे आइलैंड्स के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर हमारी रैंकिंग बढ़ रही होगी। तो मैंने बोला कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड्स लेने से बेटर होगा कि मैं एक वार्ड लूँगी और वहाँ पे जाके एक डेवलपमेंट करूँगी। तो उस हिसाब से मैंने, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 6 की काउंसलर भी रह चुकी हूँ, तो मैंने वो वार्ड पिक किया और मैंने सोचा कि वहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ में मुझे शुरुआत से ही काफ़ी कंप्लेंट भी आ रहे थे कि ये एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैलाई जाती है और जहाँ पे लोग चलने फिरने को भी डरते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग लड़के जो हैं शराब पीना, बॉटल्स फेंकना, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे क्वार्टर्स हैं ऐसे पड़े, अबेंडेंड क्वार्टर्स आप देखोगे पीडब्ल्यूडी के ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो फिर हम लोगों ने वो जगह डिसाइड किया। जब हमने वो जगह डिसाइड किया, हमने एक डिज़ाइन बनाया कि हम एक वेस्ट टू वंडर पार्क बनाना चाहते हैं। हम वेस्ट से जो है एक पार्क क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि आगे जाके स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स को भी अवेयर कर पाएंगे कि किस तरीके से वेस्ट से आप अपने घर को या आसपास की जगह को भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव था जिसे हमने सेक्रेटरी सर को बताया और वो काफ़ी इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि ये लेना है। तो हमने उनको जगह बताई कि हम ये जगह लेना चाहते हैं, क्योंकि आपका यही इनिशिएटिव है। आपने बोला कि कूड़ा कचरा जगह को आपको खूबसूरत बनाना है, तो ये इससे बड़ा अच्छा जगह कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि यहीं पे हमें काफ़ी कंप्लेंट्स भी आ रहे थे, तो क्यों नहीं इसको लिया जाए। तो तब हमें बाद में पता चला कि वो जगह पीडब्ल्यूडी का था। तो फिर हमने सर को बोला, सर ये तो पीडब्ल्यूडी की जगह है और हम यहाँ पे ये इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। तो सर ने मुझे बोला कि आप कर लो, आप तो कोई परमानेंट नहीं कर रहे हो, आप टेम्पररी कर रहे हो, हमको ये चीज़ दिखाना है कि ये पर्टिकुलर एरिया इतना गंदा, मतलब वो जगह गंदा नहीं था, वहाँ पे खाली ज़मीन थी, आगे पीछे आप देखोगे क्वार्टर्स, अबेंडेंड क्वार्टर्स पड़े हैं, वहीं लोग जो है जाके सुसु कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, वहीं कचरा फेंक रहे हैं। जो इस साइड के अगर आप जाके देखोगे अबेंडेंड क्वार्टर्स है, वहाँ पीते हैं, वहाँ बॉटल्स फेंक रहे हैं, तो लोग काफ़ी परेशान थे। तो मैंने बोला सर ये जगह मैं लेना चाहूँगी। तो सर ने पूरी मुझे उस टाइम पे उन्होंने, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी के भी सेक्रेटरी रहे हैं उसी टाइम पे, तो हमने बोला सर ये वर्बली करना तो सही नहीं होगा, हम आपको एक एप्लीकेशन जो है देना चाहते हैं कि ये एरिया पीडब्ल्यूडी का है और म्यूनसिपल के साथ में नवोदय जो है ये इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। तो सर ने बोला कि देखिए
इसमें रिटर्न आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, आप टेम्प्रेरी कुछ नहीं बना रहे। और क्योंकि ये म्यूनसिपल का इनिशिएटिव है, आप जस्ट उस पर कोलैबोरेट करके काम कर रहे हो, तो आप वो करिएगा तो ठीक है। अब वो क्योंकि पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी भी उन्होंने भी मुझे ऐसे बोला, और क्योंकि ये इनिशिएटिव मैं बताना चाहूँगी कि म्यूनसिपल का इनिशिएटिव है, नवोदय फाउंडेशन कोलैबोरेट करके काम कर रहा था। तो जब ऐसे पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी की तरफ से भी हमें वो मिल गई, उन्होंने भी हाँ बोल दी, तो फिर हम लोगों ने जो है काम करना शुरू किया। पहली बात तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो इंक्रोचमेंट है ही नहीं, वो टेम्परेरी बनाया गया था। वो जब भी पीडब्ल्यूडी वहाँ पे बनाना चाहे तो बेशक तोड़ के बना ले, क्योंकि वो तो नवोदया के नाम तो किया गया नहीं था। हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इंक्रोचमेंट किया या हमने कोई पेपर बना के रखा हुआ है कि ये हमारा इंक्रोचमेंट है, हमारी प्रॉपर्टी। हमने तो बनाया और हमने म्यूनसिपल को दे दिया। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि खाली मेरी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्क हैं। आप जाएंगे बंगाली क्लब में, आप पार्क देख रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आप जाके देखिए कि वहाँ पे भी कुछ एनजीओज़ ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं। आप जाके कौन सा है ना वो आगे वाला, हाँ नाम, गोल्डन जुबली पार्क जो है, आप देखिए वहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो उन्होंने भी एनक्रोचमेंट करके रखा है, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं बात करता है। नवोदया ने एनक्रोचमेंट कर दिया, बस लोगों को टारगेट। अब आप समझ रहे हैं कि मेन मकसद क्या है, कि टारगेट करना। मैम, कुछ लोगों का यही कहना है कि नवोदय फाउंडेशन के नाम से कुछ फंड्स आते हैं तो आप लोग उसका मिसयूज करते हैं, ऐसा करके सोशल मीडिया में काफ़ी लोग मतलब चर्चा करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो एक आरटीआई डाले और बताएं कि हमें कितना फंड्स मिलता है और हम कितना उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हमने आज तक जो भी काम किया है ना, हमारे पास में उन सारे कामों के हमारे पास डेटाज हैं। प्रतिमा जी, आपने अच्छा काम सोच के तो वो काम कर लिया था, लेकिन मैं अभी के सिनेरियो बता रहा हूँ। अभी हम लोग 2022 के अंत में बैठे हैं, 23 आने वाला है। जिस सेक्रेटरी साहब की बात आप कर रहे हैं, 3 साल के लिए सेक्रेटरी आते हैं, आईएएस आते हैं, वो चले जाते हैं। उनसे आपने कहा कि ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है, होना चाहिए, उन्होंने कहा प्रतिमा जी आप ले लीजिए। आपको नहीं लगता है फैसला बिल्कुल सही नहीं? कोई और ऑफिसर आए, उसको सडन पता चले कि अरे ये क्या अजीब सा चीज़ यहाँ पे बन गया, ये तो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन थी, और लोग उसमें अट्रैक्ट हो चुके हैं और लोगों को आदत लगे कि उनके पास में एक पार्क है, अचानक से सब कुछ तोड़ दिया जाएगा। क्या ये सही है कि किसी और की ज़मीन पे ये सारा स्ट्रक्चर बनाना टेम्प्रेरी बेसिस पे, और वो कभी भी तोड़ा जा सकता है बिना कोई कागजी कार्रवाई के? देखिए, वो मैं समझती हूँ। पहली बात तो वो कोई पार्क है नहीं, एक सेल्फी पॉइंट है जो कि एक स्वच्छ, मैंने बताया ना कि अब देखिए, अब कोई भी वार्ड आप ले रहे हो, पिक कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे एनजीओज आए थे, पर मुझे लगता है कि वही मैं ही एक अकेली एनजीओ थी। शायद मेरा दिमाग खराब था, मैं कुछ करना चाह रही थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। वहाँ बाकी एनजीओज भी आए हुए थे। क्या पछतावा महसूस कर रही है क्या? बात करके गए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे नवोदया को एक्चुअली क्या हो जाता है कि एक जोश आ जाता है हमारी टीम को कि हमको कुछ टास्क दिया जाए, हम करें उस चीज़ को, तो शायद वो हमें नहीं करना चाहिए था। गलती चीज़ हम लोगों ने कर दी। दूसरी बात में पछतावा महसूस कर रही है प्रतिमा जी? पछतावा तो मुझे हंसी आ रही है एक्चुअली। लोग जो इस तरीके जो ब्लेम हो रहा है उसके ऊपर आप कह रही हैं। देखिए, अब आप कितना भी पोक कर दो, इंस्टिगेट कर दो, मैं जो सोची हूँ, मेरी टीम ने जो सोचा है, वो काम तो हम आगे भी करके दिखाएंगे और बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। आप काउंसलर रह चुकी है, अभी आप नवोदय फाउंडेशन की डायरेक्टर है, आप काम भी कर रही है, आप ही क्यों टारगेट हो रही है? देखिए, हमेशा एक वही बात हो जाती है ना कि अगर आप कुछ अच्छा काम करो तो लोग तो आपको अप्रिशिएट करते हैं। मेरे यहाँ पे कुछ लोग, बहुत लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, तभी तो मैं यहाँ तक हूँ आज। लेकिन कुछ लोग की तो जलती भी होगी ना पीछे से, तो वो लोग तो ऐसे करेंगे। तो वैसे मैं बोलना चाहूँगी कि वैसे लोगों से ना मैं डरती हूँ। वैसे लोग अगर कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी इंस्टिगेट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना काम करना छोड़ दूँ, मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ, नहीं। काउंसिल ख़त्म हुआ, मैं घर पे बैठी, आप बताइए, काउंसिल ख़त्म हुआ, काउंसलर्स चले गए, मैं घर पे बैठी, मैंने एक फाउंडेशन बनाया, नवोदय फाउंडेशन बनाया। कोविड के दौरान हम लोगों ने काम किया। मैं मनोज पाल के बारे में बोलना चाहूँगी कि उससे कोई क्यों नहीं पूछता है जब वो अपने वीडियोस में ये बोलता है कि ये लेडी है, इसको मैं एक स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा। तो वो बात मैंने उससे भी पूछा कि आप क्या स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, कोई नहीं है जवाब देने के लिए। ग्रुप में भी मैं बता रही हूँ मनोज पाल, जो व्हाट्सएप ग्रुप में इतने लोग हैं जो मुझे भी जानते हैं, क्या वो कभी आए हैं कि नहीं ये इतना काम करिए, आप क्यों बोल रहे हैं इसे? तो आप बताइए, अगर मैंने स्टैंड लिया तो मैंने क्या गलती कर दी? ठीक है प्रतिमा जी, इसमें मेरा सिर्फ 2 ही सवाल है, इसके साथ मैं अपने सवालों का रुक लूँगा। प्रतिमा जी, आप एक पब्लिक फेस हैं,
जनता ने आपको लास्ट इलेक्शन में वोटिंग करके जिताया था और अच्छे भारी बहुमत से अब जीती थी। उसके बाद में नवोदय फाउंडेशन आया, उसके बाद में आपका चेहरा बना। तो जब जनता ने आपको इतना वोट दे के बनाया, इतना सब कुछ किया, क्या ये चीज़ सही है कि कोई बंदा कहीं पे बैठ के आपके खिलाफ कोई वीडियो बनाए और आप उसके खिलाफ वीडियो का सीरीज शुरू कर दें? जनता के पास क्या सही मैसेज जा रहा है इसको लेकर? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि शायद जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी लोग मुझे नहीं जानते थे। जो मुझे इतना वोट मिला है तो नियामत ने उस वार्ड पे काम किया था, उसके बेसिस पे मुझे वोट मिले थे। फिर मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क था कि 5 साल मैं कैसे काम करूँ। मैं घर पे नहीं थी, मैं भी काम कर रही थी। मुझे सिखाया गया कि तुमको लाया गया और डम्मी बनाने के लिए नहीं, तुमको काम करना है। तो मैंने काम किया है, जो भी मुझे नियामत ने बताया है तुमको कैसे चलना है, कैसे करना है, ये ऐसे है। देखिए, आप आते ही पॉलिटिक्स में आप मास्टर नहीं होते हो, आप धीरे धीरे काम करते ही हो, तभी आप सीखते हो। सीखने में ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन, आपके एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। तो लेकिन मेरा सवाल इसमें क्या है कि इतना बड़ा एक पब्लिक फिगर होने के बाद वीडियोस का सीरीज बनाना, यूट्यूब से लड़ाई शुरू हो गई और व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी तक पहुंच के चिट चैट तक पहुंच जाना, क्या ये फैसला सही था? नहीं, देखिए, अगर ये आपको शायद लगे कि हाँ वाकई में अच्छा नहीं फैसला है, क्योंकि मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हूँ, मैं एक पब्लिक फेस हूँ, एक ऐसे इंसान से मैं मुंह लग रही हूँ जिसको जो कुछ है ही नहीं सोसाइटी के अंदर। मैं मानती हूँ वो कुछ नहीं, ठीक है, वो अपने आप को स्टार समझता होगा, लेकिन मैं जानती हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ कि अभी मुझे ये क्यों करना पड़ा। ये 2020 की बात है, मैं आपको शेयर कर दूँगी। इसने मुझे जो है मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की FB मैसेंजर में। ये मुझे मैसेज करता था, हाय हेलो मैडम। तो मैं एक्चुअली देखती नहीं हूँ FB, तो मैंने ऐसे ही देखा और मैंने बोला ये कौन है। तो मैंने पूछा कि आप कौन है, कहाँ से हैं? तो मैं मनोज पॉल डिगलीपुर से। और एक कंसर्न दिखा है इसका श्रीनाथ वशिष्ठ के लिए, ठीक है। उसने कुछ एक मैटर श्रीनाथ वशिष्ठ का भेजा, जो कि शायद मैंने, क्योंकि मुझे क्लिक नहीं होता था उस टाइम पे कि क्या मैटर है करके, तो मैंने पूछा भी नहीं और मैंने वो देखा और मैं फिर उसके बाद में कुछ रिप्लाई भी नहीं किया। फिर इसने मुझे मैसेज किया और फिर इसने बोला कि आपका नंबर मुझसे मिस हो गया मैडम, आप अपना नंबर दे दीजिए, आप दिल्ली कब आओगे, ये फलान ढिमकान ये सब। और फिर मुझे बोल रहा था कि आप जो है मुझे MP कैंडिडेट दिखते हो, क्या हम एक नई पार्टी शुरू कर सकते हैं। मेरे कामों से मेरे को काफ़ी एडमायर करता था। तो फिर ऐसी बातें हुई और उसके बाद में मैंने ना जानने की कोशिश करी कि बंदा कौन है, क्योंकि मैं नहीं जानती मनोज पॉल कौन है। तो मुझे इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड पता चला कि इसके ऊपर इतने सारे केसेस हैं। तो मैंने इसको कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं किया। उस दिन के बाद से आप देख सकते हैं वो डेट लास्ट, और उसके बाद का कोई भी आप इसका ट्विटर आप निकालिए या फेसबुक आप निकालिए पेज, उसके बाद से इसने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया पर्पसली। तो उसने पर्सनल वे पे जाके पर्सनल ग्रज निकालने के लिए मुझे टारगेट करने, मैंने बोला भी नहीं आमती क्या करे बंदा ना। उनके पर्सनल टारगेट तो हमने देख लिया। प्रतिमा जी, आपने जो ये फैसला किया, क्या वो सही था? आपको लगता है नहीं और भी सीरीज बनाना चाहिए, और भी एक्सपोज करना चाहिए? आपको लगता है कि मुझे सीरीज नहीं बनाना चाहिए तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे ज़रूरत क्या पड़े, आप बताइए। एक लेडी के लिए कितना मुश्किल होता है। मैं हम एक ही चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, शायद में भी, लेकिन एक लेडी के लिए हर चीज़ बहुत मुश्किल होता है। आप कब तक कोई आपके ऊपर एलिगेशंस लगाते रहे, कोई नहीं पूछ रहा है उससे। ठीक है, मैं इतना समझ गया, सब्र का बांध टूट गया, इसीलिए आप सामने आई, आपको लगा कि ये करना सही है करके। प्रतिमा जी, सिर्फ एक सवाल मेरा, उसके साथ में मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। नवोदय फाउंडेशन बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? कोई हिडन एजेंडा था? गलत को सही करने के लिए बनाया कि सही को सही करने के लिए बना रही थी? देखिए, ऐसे तो कुछ नहीं था। बस मैं ये बताने, कोई हिडन एजेंडा नहीं था। बस हम 5 साल से जो काम कर रहे थे उसको आगे मुझे करना था। तो देखिए, आपको काम करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको म्यूनसिपल में काउंसलर इलेक्शन लड़ना है तो ही आप काम कर सकते हो, या आपको एक नवोदय फाउंडेशन जैसा कुछ बनाना है तो ही आप काम कर सकते हो। शायद अगर मैं नहीं भी बनाती तो भी मैं काम करते हुए आपको ज़रूर नज़र आती। तो बस मैं इतना ही बोल के छोड़ देना चाहूँगी कि आप तब से लेके आज तक मुझे एक चीज़ ऐसे बताइए जो नवोदय फाउंडेशन ने नहीं किया, जो अच्छा नहीं किया, गलत किया। ऐसा कोई भी एक चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बहुत अच्छे काम किए, मुझे एप्रिसिएशन मिला है। और मुझे लगता है कि आगे जाकर भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हुए हम लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ों पे रूबरू करा सकते हैं, वो भी बिना कोई पर्सनल बेनिफिट के। प्रतिमा जी, अंत में सिर्फ दीपवासियों को एक संदेश, ये सारी चीज़ें तो हो गई,
व्हाट्सएप की दुनिया से अलग बाहर एक दुनिया है जिस पे आप काम कर रही हैं। व्हाट्सएप की पूरी दुनिया नहीं है, आप भी जानती है। दीपवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ये पूरे के पूरे मामले को अगर हटा भी दें तो क्या संदेश आप मैं बस देंगी? यही संदेश देना चाहूँगी कि दीपवासी हमारे भाई बहन सबको कि सब मिलजुल के जो है, एक चीज़ होती है कि अगर एक लेडी हो, आप हमेशा वीमेंस राइट के लिए बात करते हो, अगर वीमेन हो या मैन हो जो भी हो, अपना काम कर रहा है और पूरी श्रद्धा से काम कर रहा है और उसके अगेंस्ट ऐसी कोई चीज़ जो है नाकाम है, कोई आदमी अगर बोल भी रहा है और वो एविडेंस देने के लिए नाकाम है, तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि ऐसे लोगों को बिल्कुल एंटरटेन ना करें, उसे करारा जवाब दे, ताकि वो जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनने के सपने देख रहा है या उसके अलावा जो अंदरूनी तरीके से वो जो कोशिश कर रहा है जो कर भी रहा है और आगे जाके भी जो एक अपना एक बोलते हैं ना बनाना मजबूत करना चाहता है, जो बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो वो क्या है ना आप और हम ही करवाते हैं ऐसे लोगों से। तो वो ना करें और देखें सोच समझ के। हम हमेशा बोलते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। हमेशा हम अपने आप को हम सीखते हैं, तो हमेशा कुछ भी अगर हम भी बोल रहे हैं या हम सुन भी रहे हैं तो पहले बहुत बारीकी से आप एक इमेज जो ख़राब करने की कोशिश किसी के ऊपर की जाती है तो उसको आप देखिए, आप परखिए कि वो बंदे ने कितना काम किया है और वो यही रह के काम कर रहा है, तो उसके बेसिस पे आप जज करिए, ना कि किसी ने कुछ भी बोल दिया। आज उसको इतना लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो क्या है कि आज उसको खुली छूट है, तो वो कल किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकता है, तो वो कब बंद होगा? आपने कहा बेस बना रहा है, किस चीज़ का बेस बना रहा है? देखो मैंने तो अपने वीडियो में बताया था, देखिए उसका बेस तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। मैं तो बोल रही हूँ एक्सटॉर्शनिस्ट है, वो ब्लैकमेलर है, पूरा एविडेंस है उसके अगेंस्ट में, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं उसके अगेंस्ट में, जिससे वो 62 डेज जेल में था, पात्रापुर जेल में, जिसपे वो खुद बोलता है कि ये लोगों के लिए सेल्स खाली है, तो वो खुद जाके आया है। तो मैं यही बता रही हूँ, वो उसका आईना है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। 2020 से ये बंदा मुझे टारगेट कर रहा है, तब मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन आज जो इतना ज़्यादा हो गया तो मुझे स्टैंड लेना है। अगर मैं खुद नहीं स्टैंड लूँगी तो मेरे लिए तो कोई और नहीं आएगा ना। और मैं सिर्फ बकबक नहीं कर रही थी, मैं तो एविडेंस के साथ बता रही थी इसके केसेस के। तो इसके बाद में जो भी ये वीडियोज़ आते थे, ये कभी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया। जो मैंने केसेस के बारे में बताया एविडेंस के साथ, आप उनसे पूछना था कि उसकी जस्टिफिकेशन वो सही तरीके से क्यों नहीं दे पाया, उसने डाइवर्ट की। आप गौर से अगर उसकी वीडियो देखोगे तो उसने हमेशा बातों को डाइवर्ट करके कहीं और ले गया, लेकिन जब उसके ऊपर बात आती है वो डिफेंड नहीं किया। प्रतिमा जी, मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपकी बातों से मुझे एक चीज़ आया, जब नियामत जी का इंटरव्यू हम लोगों ने लिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि सबके पीछे एक बड़ा सा दिमाग है जो सुदीप राय शर्मा का है। आपको टारगेट करने के पीछे कोई बड़ा सा दिमाग है क्या, आपको लग रहा है? देखिए, नियामत की वाइफ हूँ मैं, तो आपको लग रहा है दिमाग उन्हीं का है? हम दोनों काम कर रहे हैं, चेहरा है, दिखता है, खटक रहा है। मैं नवोदय क्यों चला रही हूँ? नहीं, वही दिमाग है कि कोई और दिमाग लगा रहे हो? आपको भी लगता है वही है? देखिए, जैसे जिसका नाम लिया है ना, छाबड़ा, तैया जी, बाकी जो भी भैया जी लोग हैं ना, ये सब लोग, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कितनी फेक आईडी से आता है और कितने ये लोग रहते हैं। सिर्फ आप जब हम लोग हर क्लोजली देखते हैं, देखिए हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग हर चीज़ को क्लोजली वॉच करते हैं। तो हम लोग जब देखते हैं कि मनोज पाल कितना फेक आईडी चला रहे हैं खुद से, उसके पास तो बहुत टाइम है क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो शायद गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, उसको वो भी छूट होगी, घर बैठे बैठे वो फेक आईडी भी चला रहा है, वीडियो भी बना रहा है, और वो अकेला दम नहीं होता है, दम नहीं पड़ता है, तो क्या फेक आईडी के थ्रू जो है बातों को यहाँ वहाँ करने की कोशिश करता है। और उसमें से 2-3 जो उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, छाबड़ा, मिसेस छाबड़ा और बाकी और भी 2-3 लोग हैं, बस उन्हीं लोग का जो है उसमें कमेंट्स आते हैं। तो क्या हम तो अब दिखता है ये चीज़, तो हम समझते हैं उस चीज़ को कि भाई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है किस तरीके से ये देना चाहता है मुझे, और कैसे इसके ग्रुप के बाकी साथीदार है जो वो करना चाहते हैं। बस इसमें इतना ही है कि पति की परछाई की छाप जो उन्होंने कही, उसी रास्ते पे आप भी चल रही हैं, जो उन्होंने कहा वो सही कहा। इतने के साथ मैं अपनी बात को रोकना चाहूंगा, विराम देना चाहूंगा। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना वक्त देने के लिए और दीपवासियों के सामने इतनी बातों को लेकर रूबरू होने के लिए। धन्यवाद जी।